गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि कई महीनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है और कुछ बाधा कुछ रुकावटों की वजह से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब ये गलती नहीं होगी, कंटिन्यूटी में आ जाइए आप सभी लोग। और जो भी कोई समस्या हो, कोई विचार विमर्श करना हो तो जाके आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचारों को प्राथमिकता दे सकते हैं। मैं ज़रूर उसके बारे में चर्चा करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं जो कोई अन्य स्टेट के हैं, कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो उनके लिए धन्यवाद। लोगों ने मैसेज किया, लोगों ने कॉल करके कहा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों वो है कि न्यायपालिका बनाम विधायिका। जानते हैं एक लंबे समय से, ठीक है, एक लंबे समय से आप देखेंगे इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, एक दूसरे से, या फिर कहें कि बड़ा बनने का, ठीक है, या फिर एक दूसरे के अधिकार में जाकर एक दूसरे की नीतियों का क्रिटिसाइज करना, इनका बहुत पहले से ये काम रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक जैसे होता है ना, एक विद्यार्थी होता है वैसे समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप नेता या जज बनने का प्रयास करेंगे और उसके अनुसार यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तब आप व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ को महसूस करने लगेंगे और आपको लगेगा अरे हमारा अधिकार क्षेत्र तो ये है और हमारे अधिकार क्षेत्र में फला 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 कैसे आ गया। तो उस चीज़ पे ना जाकर बस आप ये तर्क वितर्क करिएगा कि हाँ यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है, बस यही आपको करना है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय संवैधानिक व्यवस्था अद्वितीय है। ठीक, जो भारत की दोस्तों जो संवैधानिक जो ढांचा है, जो व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य होता है कि हमारे समाज के प्रत्येक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति, किसी भी रंग, किसी भी क्षेत्र का हो, उसे सुचारू रूप से संचालित करना है। ठीक है, कोई भी योजना हो, परियोजना हो, उसे व्यवस्थित रूप से सब में लागू करना है। जो आखिरी व्यक्ति हो, जिसे वास्तव में आवश्यकता है उस योजना का, उसे देना है। ठीक है, जिसके विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका जैसे 3 स्तंभ है। अब आपको बता दें इन्हीं चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो संवैधानिक चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 चीज़ें हैं जिनको आप पिलर बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं संविधान का ये एक तरह से स्तंभ है। ठीक है, जिस पे संवैधानिक जो व्यवस्थाएं वो टिकी हुई हैं, वो हैं आपकी विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। अब इन तीनों चीज़ों को समझने का बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से प्रयास करिएगा। संविधान निर्माताओं ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया है। कहने का मतलब ये है कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उन्हें पता था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन बन सकते हैं, इसलिए उसके पृथक्करण के सिद्धांत को भी वहाँ पे प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत को उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में भी स्पष्ट किया है। तो दोस्तों जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कार्य क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसका कहाँ तक कार्य क्षेत्र है, किसका नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की अपनी गरिमा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत जैसे देश में जो आखिरी अपीली संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और उसकी अपनी खुद की एक गरिमा है, एक करिकुलम है। ठीक है, अपनी एक नीति है। वह संविधान का व्याख्याता और संरक्षक भी है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछेगी संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो दोस्तों आप न्यायालय को बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है जो समाज या किसी व्यक्ति के द्वारा शोषित है, उपेक्षित है, या किसी प्रकार की उसे कोई समस्या है, तो वो अंतिम अपील कर सकता है, अपने अधिकारों को वहाँ बता सकता है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अधिकारों को कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है। ठीक, यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से भी शक्तिशाली है। अब आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकी न्यायालय है
वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, हमारा जो है न्यायालय उससे भी शक्तिशाली है, उससे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हमारे सर्वोच्च न्यायालय में दी गई हैं। ठीक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता परिसंघीय संबंधों से उत्पन्न मामलों तक सीमित है, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया है। तो दोस्तों समय समय पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ के लोगों ने न्यायपालिका के जो सुप्रिटेंडेंट है, जिनको अधिकार दिया गया है, जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उन वो समय समय पर जो उनका कार्य क्षेत्र है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा देते हैं जब उन्हें महसूस होती है ज़रूरत। जजों की नियुक्तियों के मसले पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नहीं गए। अब यहाँ पर सोचिए, जजों की नियुक्ति होती है और उसके लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब उसमें जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, जिसे आप मुख्य न्यायाधीश के नाम से भी संबोधित करते हैं, वे गए ही नहीं। तब कोर्ट ने आयोग की विधि मान्यता को निरस्त नहीं किया था। ठीक, अब वो बंदे जो मेन है, जो हेड ऑफ है, वो जाता भी नहीं है, फिर भी देखिए जो है कोर्ट है उसको निरस्त नहीं करती है। संसद के दोनों सदनों व आधे से अधिक विधानमंडलों में उक्त आयोग से संबंधित 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। तब यह भारत की विधि का भाग था। ठीक है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बताकर निरस्त कर दिया था। अब देखिए, कुछ दिनों के बाद जब उस पे एक अच्छे प्रकार से डिबेट हुआ, ठीक है, उसके बाद उसे उसके विरुद्ध उसके मूल ढांचा, देखिए कभी भी याद रखिएगा, चाहे संविधान हो, चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, उसकी अलग कोई कानून की किताब हो, कोई संविधान हो। अब आप ये सोचें कि उसके मूल भाग में ही, मूल ढांचे में ही परिवर्तन कर दें, तो जो भी सरकारें आएंगी सब इसी तरह से हस्तक्षेप करेंगी, इसी प्रकार का कार्य करेंगी। तो उस किताब का, उस पवित्र पुस्तक का जो गरिमा है, जिसके माध्यम से देश को संचालित कर रहे हैं या समाज को जोड़े हुए हैं, एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं, उसकी गरिमा मित्रों खत्म हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने आधारिक लक्षण या अपरिगणित मूल अधिकार आदि कई नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किए। पता नहीं कि किन किन क्षेत्रों में नए सिद्धांतों का विस्तार होगा। अंतिम निर्णय न्यायालय का है। अब एक चीज़ बताएं आपको, देखिए इसे आप समझने का इस तरह से प्रयास करिए कि जो कंट्रोडिक्शन है, क्या हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। एक पता है आपको, बहुत पहले से भारत जैसे देश में एक कह सकते हैं ना, अलग प्रकार का विचारधारा, एक झगड़ा लंबे समय से बना हुआ है हमारे देश में। हमारा न्यायालय कहता है, कभी कभार देखे होंगे आप, सरकारी जो योजनाएं हैं यदि सही व्यक्ति या सही रूप से वो संचालित नहीं हो रही, तो कभी कभार जो न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, वो सरकारी योजनाओं को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक, या फिर एक सुझाव देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हालांकि ये कार्य न्यायालय का नहीं है। ठीक, तब इसी बात पे सरकार को लगता है कहीं न कहीं हमारी जो छवि है हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे विपक्ष को बढ़ावा मिलेगा, समाज में हमारी जो छवि है वो खराब होगी, हमारी योजनाओं के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है। तो कहीं न कहीं ये जो विधायिका है, विधायिका का मतलब होता है कि दोस्तों जिसमें निर्वाचित गणमान्य लोग जाते हैं, कानून बनाते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे दोस्तों? संसद में, जो रूलिंग पार्टी में होंगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं तब आप देखते हैं आरोप प्रत्यारोप का काम स्टार्ट हो जाता है। न्यायपालिका के लोगों को विधायिका के लोग ये कहेंगे, तो विधायिका के लोग न्यायपालिका को कहेंगे, तो आपस में आरोप प्रत्यारोप का जो एक लंबा सिलसिला चलता है, जिसमें एक दूसरे का खिंचाई होता है। तो उसी के अनुरूप यहाँ पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विधायिका ने उसके सदुपयोग से नियुक्ति आयोग बनाया था। आखिरकार संवैधानिक विधि का निरसन विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण क्यों नहीं है?
तो भैया जो अधिकार क्षेत्र आपको दिया गया, यदि आप वहीं पर अपना रूल रेगुलेशन फॉलो कराएंगे तो बेहतर होगा। यदि आप किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपका कानून शून्य माना जाएगा और वहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है कानूनी रूप से। ताज़ा मसला विधायिका पर गंभीर टिप्पणी है। और जानते हैं इस एडिटोरियल का यहाँ पर देना क्या ज़रूरी था। मतलब इस समय चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, नेताओं की छवि के बारे में बात चल रही है, उनकी आय संपत्ति के बारे में ब्यौरा की बात चल रही है, और तमाम तरह की जो सरकारें हैं, स्पेशली मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी जिस तरह से पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि हम तमाम तरह के विश्वविद्यालयों का निर्माण कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर को सुरक्षित बना रहे हैं, ठीक है, हिंदू धर्म को मजबूत बना रहे हैं। मतलब ऐसी जगह पे इनका क्या काम है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले, अभी यहाँ पर जिक्र होगा, कुछ टीका टिप्पणी की गई थी राष्ट्रपति जी के द्वारा और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा किया गया था, उसी के ऊपर ये चीज़ें दी गई हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने संविधान दिवस पर, देखिए संविधान दिवस पर इन्होंने क्या कहा, आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि विधायिका कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती। देखिए अब उसने विधायिका को क्या बोल दिया कि कानूनों के प्रभाव को आकलन नहीं करती। मतलब जो कानून का प्रभाव होगा, क्या नहीं होगा, विधायिका उसका आकलन नहीं करती, जो कभी कभी बड़े मुद्दों की ओर ले जाते हैं। इससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कभी ट्रिपल तलाक को बैन कर देना, ठीक, जो कि अच्छा भी है समाज के लिए। यदि देखा जाए कि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम औरतें जिस तरह से पीड़ित थीं इस कुरीति के द्वारा, आज वो अपना सर उठाकर जी रही हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हें ट्रिपल तलाक, जिसे 3 बार कहने पर तलाक हो जाता था, इस तरह की धमकी दे रहा है या इस प्रकार का जबरी तलाक का प्रयास कर रहा है, तो युवती कोर्ट में जा सकती है, FIR करवा सकती है जाके थाने में। तमाम तरह के कानूनी प्रावधान है, जिससे एक डर रहता है कि नहीं ऐसी हरकतें नहीं करेंगे हम, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप ये ले सकते हैं, ये तो मान लीजिए सरकार के पक्ष में सही था। अब हम बात करते हैं जो 3 कानून बनाया गया था, कृषि कानून, जिसे काले कानून की संज्ञा दिया गया था राकेश टिकैत के द्वारा, ठीक है, जिन्हें भारतीय यूनियन का लीडर माना जा रहा है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा तक जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर या फिर दिल्ली के सटे इर्द गिर्द जो पड़ोसी राज्य हैं, भारी भरकम किसानों का एक वहाँ पर आंदोलन था, कई सारे किसान मारे गए, भगदड़ हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे जिस प्रकार से फिर उसी कानून को वापस ले लिया गया, तो वहाँ पे देखिए ये क्रिटिसाइज हो रहा है। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र विधायिका की व्यवस्था दी है। अब यहाँ पे ये कहा गया संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र विधायिका की व्यवस्था दी है कि आप स्वतंत्र हैं, कानून बनाना विधायिका का काम है। आप जीवन में याद रखिएगा, जो कानून बनाया जाता है ना, वो विधायिका का काम होता है, और उसको मतलब जो रूप दिया जाता है वो कार्यपालिका का काम होता है, एग्जीक्यूट करना। उसके बाद उन कानूनों को सही रूप से देश में, प्रदेश में, समाज में संचालित किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, उसका जो संरक्षण के रूप में जो माना जाता है वो होता है दोस्तों न्यायपालिका का। देखिए विधायिका के सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व होते हैं। जो विधायिका के सदस्य होते हैं हमारे आपके द्वारा वो चुन के जाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। वे सरकार बनाते हैं, विधायिका मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाती है, मंत्रिमंडल नीति निर्धारित करता है, विधायिका सदन में कार्यपालिका नीति की चर्चा करती है, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी संविधान में सुस्पष्ट है। मंत्रिपरिषद विधि बनाने या संशोधन के लिए विधेयक लाती है, विधेयक में संबंधित विधि का विस्तृत औचित्य बताया जाता है, सदन में चर्चा होती है। कहना गलत है कि विधायिका कानून के प्रभाव का अध्ययन नहीं करती है। अब जिस प्रकार से NV रमना जी के द्वारा कहा गया था कि
विधायिका कानून के प्रभाव का अध्ययन नहीं करती है तो यहाँ पे तो गलत ही है ना। भारतीय विधायी संस्थाओं ने अनगिनत उपयोगी कानून बनाए हैं। वे कानून के प्रभावी आकलन के बाद ही अधिनियमित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ही कई निर्णय विधि बन जाते हैं, उनके प्रभाव दूरगामी होते हैं। बहुधा न्यायालयों के निर्णयों से बनी विधि अव्यवहारिक भी होती है। दल बदल विरोधी कानून में सुनवाई से लेकर निर्णय के अधिकार संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष सभापतियों पर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में ऐसी सुनवाई के लिए 3 माह का समय निर्धारित किया है। न्यायालयों में तमाम मुकदमे लंबी अवधि तक चलते हैं। न्यायपालिका ने अपने लिए मुकदमों के निस्तारण की कोई अवधि क्यों नहीं बनाई। तो आपको बता दें, ऐसे कई सारे मुकदमे हैं, केस हैं, आपको पता होगा। हो सकता है कि आपका पड़ोसी या खुद या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित हो, उस समस्या में जकड़ा हो, जिसका समाधान जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। कभी कभार जानते हैं क्या है, कहा नहीं गया है, किसी मूवी में हमने सुना था, किसी बढ़िया पिक्चर में, न्याय वही जो सही समय पर हो। ठीक है, अन्यथा क्या मतलब है। मान लीजिए जो पीड़ित पक्ष है वो न्याय की गुहार लगाता लगाता पता चला मर गया। जब उसके आंखों के सामने जो पीड़िता पक्ष है, उसकी आंखों के सामने जो दोषी है, यदि उसको सज़ा नहीं सुनाए तो उसके बाद आप कुछ भी करें उससे मतलब नहीं है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि जो निर्दोष लोग होते हैं उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है और लंबे समय तक उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे कई सारे आपको समाज में अनगिनत लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं समाज के कुछ वर्गों के द्वारा, जिन पर गलत तरीके से आरोप लगा दिया गया, तो उनकी सुनवाई बड़ी जल्दी हो जाती है, एकदम फास्ट ट्रायल के द्वारा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं न्यायपालिका की। वो अपने विस्तार जो उसके, अभी आप जाएंगे कई ज़िलों में इतने कम जजों की नियुक्ति हुई है कि आप सोच नहीं सकते। आज इनका पैनल बैठेगा तो 10 दिन बाद उनको समय मिलेगा, 10 दिन के बाद उनका पैनल बैठेगा। तो भाई जजों की ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति की जाए। जो इतने लंबे मुकदमे पड़े हुए हैं अनगिनत, उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाए कि जो भारत जैसा देश है उसकी गरिमा बनी और न्यायपालिका खुद अपनी गरिमा बनाए इन कार्यों के द्वारा। बंगाल हिंसा और शाहीन बाग जैसे कई मसले हैं। बंगाल हिंसा के बारे में आपने देखा था, शाहीन बाग में भी क्या क्या हुआ था आपने देखा था। न्यायालयों से अतिरिक्त सक्रियता की अपेक्षा थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों जो बंगाल हिंसा या शाहीन बाग या फिर ले लें 3 कानून या फिर अन्य जो छोटे मोटे हिंसा हुए भारत जैसे देश में, हमारी जो एक अपेक्षा थी न्यायालय से उसकी सक्रियता को लेकर वो बहुत ज़्यादा थी। पर दोस्तों न्यायालय कहीं न कहीं ऐसे लोगों को भी पहचान करके जिस प्रकार से छोड़ देता है, निर्दोष साबित हो जाता है, तो कहीं न कहीं फिर बाद में यही लोग हमारे देश में आवाजाही करते हैं, भारत जैसे देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा कि एक शरजील इमाम जी थे जो जब ट्रिपल तलाक की बात चल रही थी, ठीक है, नहीं ट्रिपल तलाक की नहीं बात चल रही थी, एक कानून बनाया जा रहा था जहाँ पे यदि बांग्लादेश पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कोई अल्पसंख्यक हिंदू आता है तो उसे पूरा संरक्षण दिया जाएगा। जो नागरिकता बिल कोड था उसमें जिस प्रकार का संशोधन किया जा रहा था, तो शरजील इमाम जी ने क्या कहा था कि भाइयों 5 लाख मुसलमान आओ असम से और असम से पूरी तरह से काट दिया जाए, दिल्ली असम से काट दिया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं ये बहुत ही भड़काऊ भाषण है। इस प्रकार के भाषणों के माध्यम से समाज में वैमनस्यता आती है, समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है और जिसका कहीं भी समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर सही नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों को गंभीर से गंभीर इनको कह सकते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए था कि ऐसे लोग भी हैं जो देश के शांति के साथ, देश की गरिमा के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। कई बार न्यायमूर्ति सरकार या वादी प्रतिवादी को फटकारते हैं, उससे कार्यपालिका के वरिष्ठ अधिकारी भी आहत महसूस करते हैं।
आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि न्यायपालिका ने संज्ञान लिया, फला फला कार्यों का सही तरह से निर्वहन न होने की वजह से न्यायपालिका ने इन्हें ये कहा, उन्हें वो कहा। हालांकि उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप सुझाव दे सकते हैं, आप फटकार नहीं लगा सकते। संविधान दिवस पर आयोजित उसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, यह न्यायाधीशों का दायित्व है कि वे अदालत कक्षों में अपनी बात कहने में अत्यधिक सावधानी, विवेक का प्रयोग करें। अविवेकी टिप्पणी भले ही भली मंशा से की गई हो, परंतु न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है। अब देखिए, उसी संविधान दिवस में हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया जी थे, उन्होंने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, अविवेकी टिप्पणी भले ही भली मंशा से की गई हो। अविवेकी का मतलब होता है दोस्तों जिसके पास विवेक ना हो, बस बोल दिया जो मुंह में आया, परंतु न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है। राष्ट्रपति की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने डेनिस बनाम अमेरिका मामले में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फ्रैंकफर्ट को उद्धृत किया। अब ऐसा नहीं है कि बस हमारे देश के प्रेसिडेंट ने ऐसे कह दिया, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया अमेरिका जैसा देश को लेकर, जो कि अपने आप में अहम है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फ्रैंकफर्ट ने कहा था, अदालतें प्रतिनिधि निकाय नहीं है। कहने का मतलब जो अदालत होता है वो प्रतिनिधि निकाय नहीं है, मतलब उसे किसी के माध्यम से चुन के नहीं भेजा जाता है। ये लोकतांत्रिक समाज का अच्छा प्रतिबिंब बनने के लिए डिजाइन नहीं की गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अविनाशी है, इसका संरक्षण जरूरी है। राष्ट्रपति ने ठीक कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तब खतरे में पड़ जाती है जब अदालतें भावना संबंधी जुनून में झूल जाती हैं और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव के बीच चयन करने में प्राथमिक जिम्मेदारी लेना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि दोस्तों कभी कभार जो कुछ न्यायाधीश हैं वो क्या करने लगते हैं, भावनाओं में बहने लगते हैं, और जो विधायिका की कार्यपालिका की जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथों में लेने लगते हैं। तो कभी कभार कुछ देशों में दोस्तों इस वजह से तख्ता पलट भी हो जाता है। ऐसे में क्या है, एक विशेष वर्ग को, संगठन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा आंतरिक देश पूरी तरह से कमज़ोर होगा। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के मठाधीशों को, पदाधिकारियों को इस चीज़ के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि तमाम लोग मानते हैं कि अदालतें कानून बनाती हैं। यह गलतफहमी है, लेकिन सही बात यही है कि न्यायालयों के निर्णयों से बहुधा कानून निकलते हैं। ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ही एक नई प्रतिस्थापना आई कि संविधान के कुछ आधारिक लक्षण है। यदि संविधान संशोधन अधिनियम संविधान की आधारिक संरचना या ढांचे को प्रभावित करने वाला है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित करने का पात्र होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, एक दूसरे की बातों को किस प्रकार से शून्य घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है और जो होना चाहिए। अब देखिए आखिरी में संविधान, जैसे जो नीति नियंता हैं, ठीक है, जो संसद में लोग बैठे हैं, तो वो जानते हैं कि कहीं कभी ऐसा ना हो कि न्यायालय हम पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, हमें ही अयोग्य घोषित कर दे, हमारी योजनाओं को घोषित कर दे। इसलिए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, यदि ये अपने हाथ में लेता है तो ये भी वो काम कर सकती हैं। और उसके उलट वही चीज़ है, कभी कभार न्यायालय भी अपने हाथ में कई चीज़ों को ले लेता है उसे शून्य घोषित करने का। तो एक दूसरे से जो लंबे समय से जो टकरावट है, ठीक है, वो लंबे समय से जारी है। इसमें किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता अत्यंत ज़रूरी है। वस्तुतः संविधान के आधारिक लक्षण का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान सभा में भी ऐसे विषय पर किसी चर्चा का संदर्भ नहीं। आधारिक लक्षणों की अंतहीन सूची एक कल्पना जैसी है। निष्पक्ष न्यायपालिका भी इसी सूची का अंश, और इसी आधार पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को न्यायपालिका ने निरस्त किया था। न्यायिक सक्रियता पर भी यदाकदा सवाल उठते हैं और निष्क्रियता पर भी। न्यायालय द्वारा एक मामले में सरकारी अधिवक्ता पर टिप्पणी की गई कि आप काम नहीं करेंगे तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन इसका अर्थ गंभीर है। मतलब समझें, यदि आप काम नहीं करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे,
हम भी आपके पास जो अधिकार है उस अधिकार को हम यूटिलाइज करेंगे, जो कि सर्वथा गलत है। अगर विधायिका और कार्यपालिका अपेक्षानुसार काम नहीं करती तो क्या न्यायालय कार्यपालिका व विधायिका का काम करेंगे? कभी ऐसा प्रतीत हो कि न्यायपालिका अपना काम नहीं करती तो क्या विधायिका न्यायपालिका का काम करने लगेगी? तो सीधा सीधा बात है दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरे को आप सुझाव दे सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, पर किसी के अधिकार में जाकर आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। संविधान ने तीनों महत्वपूर्ण स्तंभों को कर्तव्य अधिकार सौंपे हैं। सब अपनी सीमा में रहें, उसी में भारत का भविष्य उज्ज्वल है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था विचारणीय है। राष्ट्रपति जी ने उचित ही कहा कि न्यायपालिका में स्वतंत्र निष्पक्षता बनाए रखते हुए नियुक्तियों का श्रेष्ठ मार्ग खोजा जा सकता है। इस पर विमर्श होना चाहिए। तो दोस्तों, एक टकराव है जो न्यायपालिका और विधायिका को लेकर, कार्यपालिका को लेकर, उसमें यही बताया गया कि जिसको जो कार्य दिया गया वो अपना अपना कार्य करें, दूसरे के कार्य में दखलंदाजी न करें। यदि इस प्रकार का कार्य करेंगे तो जो सुंदर जो गरिमा बना हुआ है वो कहीं न कहीं भंग होगा। उससे हमारे समाज और देश पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।